तो अब की बार किसकी सरकार? एग्जिट पोल के मुताबिक इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अब की बार फिर से मोदी सरकार, इस बात के संकेत एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक मिल रहे हैं। हमने कई राज्यों की बात आपसे की, मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, राजस्थान की बात की, दक्षिण के राज्यों की बात की, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की भी बात की। लेकिन अब देखते हैं दिल्ली, यानी देश के दिल में क्या कुछ है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं हिमानी के पास। हिमानी जी, तो दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात की तो बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ओवरऑल पिक्चर पर एक नजर हम डाल लेते हैं। ओवरऑल तस्वीर क्या कह रही है 2019 में? हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि एनडीए को यहां पर 282 से 290 सीट मिलने का अनुमान है। और हम यहां पर यूपीए की बात करें तो 118 से 126 सीट्स मिलने का अनुमान है, जबकि अदर्स की अगर हम बात करें तो 130 से 138 सीट उनके खाते में जाएगी। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इसके अलावा दिल्ली की। जैसा कि दीपक जी आपने कहा कि दिल्ली, ये जो दिल है देश का, ये क्या कुछ कह रहा है। देखिए एक बार फिर से 7 की 7 सीटें यहां पर फिर से बाजी मारती हुई नजर आ रही है बीजेपी। कांग्रेस तो यहां पर आप देख लीजिए कि एक बार फिर से क्लीन स्वीप, क्योंकि 7 की 7 तो यहां पर बीजेपी खुद ही मार चुकी है, जो कि पिछली बारी भी यही था। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां पर बीजेपी शिवसेना जो है गठबंधन में मिलकर साथ में यहां पर लड़ रही है, तो 30 से 35 सीट यहां पर उनको मिलने का अनुमान है। जबकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की अगर हम बात करें तो 13 से 15 सीट्स मिलने का यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस को अनुमान है। गुजरात की अब बात कर लेते हैं। गुजरात की अगर बात करें 26 सीट्स है, तो पिछली बार 26 की 26 सीट्स पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार 1 से 2 सीट्स का नुकसान जो है, यहां से 2 से 4 सीट्स बल्कि मैं यहां पर कहूंगी, उसका नुकसान यहां पर दिख रहा है। और वो जो फायदा मिल रहा है यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है 2 से 4 सीट्स का। दीपक जी, बिल्कुल आपने दिल्ली की बात की। यहां पर मेरे साथ मेरी सहयोगी पिनाज भी मौजूद है। पिनाज, दिल्ली आप भी वोट डाल के जरूर आए होंगे। दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी को जा रही है। बिल्कुल, और शायद लेकिन वोट परसेंटेज पर भी गौर करना होगा दीपक जी। 7 सीटें तो आ रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज शायद आप और कांग्रेस अगर साथ होते, वो बेमेल गठबंधन अगर हो जाता, तो शायद तस्वीर दूसरी भी हो सकती है। और इसी सवाल को लेकर प्रभात झा जी के पास चलते हैं। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। प्रभात जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2015 में आप दिल्ली के इंचार्ज थे, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी। आखिर क्या कारण है 2019 में आप जीत रहे हैं 7 की 7 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, इसी का फायदा बीजेपी को मिला है? दीपक जी, मैं जब इंचार्ज था तो लोकसभा की 7 सीटें जीते थे। हाँ, यह सत्य है कि विधानसभा में हारे थे। और मैं आज इंचार्ज नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब जगह मौजूद है। और दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जिस तरह से आप स्वयं, आपका चैनल सर्वे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मैं आपके सर्वे का भी स्वागत करता हूं। और देश के मूड को आपने अपने सर्वे में कैद किया है और उसको दिखाया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, लेकिन गौरव वल्लभ जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? गौरव वल्लभ जी, अगर वोट शेयर की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आए होते तो शायद आप बीजेपी को अच्छी चुनौती दे पाते, क्योंकि अगर दोनों का वोट परसेंटेज मिला लिया जाए तो बीजेपी से ज्यादा बैठ रहा है। गलती हो गई दिल्ली में? गौरव, आवाज सुन पा रहे हैं आप पिनाज की? अब आपकी आवाज आई है मुझे। जी। अब आपकी आवाज आई है। गौरव, मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर वोट परसेंटेज हमारे जो एग्जिट पोल में मिल रहा है उसको देखा जाए, तो आप और कांग्रेस साथ आते तो शायद बीजेपी ये 7-0 क्लीन स्वीप नहीं कर पाती। गलती हो गई? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं आपके सर्वे, आपके एग्जिट पोल पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी हूँ। मुझे पता है कुछ ना कुछ, पर इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर होता है। आपके सर्वे में नहीं, कोई भी सर्वे करेगा एग्जिट पोल में। और मैं ग्राउंड लेवल पे रहा, दीपक जी और पिनाज जी, मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने दिल्ली में देखा कि लोग बेरोजगारी से इतने त्रस्त है, लोग ये नौटंकी से इतने त्रस्त है कि केदारनाथ की जगह कैमरानाथ के सामने चले जाते हैं। कभी पाकिस्तान, विनाश, शराब। गौरव जी, अगर इतने त्रस्त होते तो राहुल जी को ट्वीट करके आपसे गठबंधन करने की अपील नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ उस त्रस्तता पे लड़ते। नहीं,
नहीं, ऐसा मैं बताऊं, वो क्यों ट्वीट किया उसका भी कारण बताता हूं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार ऐसा माहौल बनाया ट्वीट कर करके। आप बताइए, हमने तो कभी ट्वीट नहीं किया। पहला ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो राहुल जी ने अपना मत रखा ताकि सबके सामने, सारी जनता के सामने हमारी क्या पॉलिसी है, हमारा क्या विजन है, वो सब सामने आ जाए, इसलिए ट्वीट किया। पहल हमने नहीं करी, पर पहल केजरीवाल जी ने करी, हमने उसका जवाब दे दिया। और अभी भी मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली में बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे कांग्रेस के फेवर में। और कौन सी 2 सीटें जीतेंगे, 3 सीटें जीतेंगे, जरा बता भी दीजिए। आपने भी अपना इंटरनल सर्वे किया होगा, कौन सी सीटें जीतेंगे? शीला जी जीतेंगी, अजय माकन जीतेंगे, कौन जीतेगा? 4 कौन सी? 4 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो नाम भी बता दीजिए कौन कौन जीतेगा। गौरव पिनाक पूछ रही है आपसे, नाम बता दीजिए। रिकॉर्ड करके रखते हैं, 23 तारीख के लिए। रखिए ना दीपक जी, देखिए आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मुझे 23 को फिर आ जाऊंगा आपके। गौरव जी, मेरी दिलचस्पी दिल्ली में ज्यादा है, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली की राजनीति को कवर किया है, तो बस मैं यही जानना चाह रही हूँ कि मुझे भी थोड़ा मैं बीजेपी तो हूँ नहीं कि बोल दिया 10 करोड़ नौकरी देंगे और फिर क्या जुमला है। 15 लाख खत्म हो गए चुनाव। आप गौरव भाई चलिए, सीट गिनवा दीजिए। कौन सी? शीला दीक्षित, अजय माकन और कौन? नहीं, हम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम न्यू दिल्ली में हमने बहुत अच्छा कंटेस्ट किया। मुझे बड़ी होप है। शीला जी वाली सीट मुझे पूर्णता लगती है कि हम दिल्ली की सीट वो जरूर जीतेंगे। ईस्ट दिल्ली में हम जरूर, आपको मैं ऐसा चौंकाने वाला नतीजा आएगा, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है वो लोकल लोगों, जमीन से जुड़ा हुआ है। चांदनी चौक में हमारी स्ट्रेंथ है। महाबल मिश्रा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हर्षवर्धन जी को दिल्ली में हराने की बात तो खुद उनके धुर विरोधी भी कहने से पहले 4 बार सोचते हैं। अभिलाष जी का भी एक सवाल है। अभिलाष जी, मैं पूछना चाह रहा था, आपने जो दिल्ली की बात करी, तो हर्षवर्धन जी का जो चुनाव पिछली बार भी हुआ था गौरव जी, और आपने कहा कि बहुत सारी सीटें आप वहां जीत रहे हो और कुछ सरप्राइजेस भी देने वाले हो, और उसके पहले आपने कहा कि केजरीवाल ने ट्वीट किया और बाकी तो ट्विटर पर पॉलिटिक्स करने के बजाय आपके नेता उनसे जाके मिलकर कांग्रेस की स्थिति को सुधारने में क्यों नहीं लगे थे? अभिलाष जी, हम मिले भी थे, बातचीत भी हुई थी। ऐसा थोड़ी है कि सब ट्वीट पे ही हुआ। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया, उसका जवाब हमने ट्वीट पे सार्वजनिक मंच पे दे दिया। खैर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आज भी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में हम बहुत होपफुल है। 4 से ज्यादा सीटें, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम जीते। हाँ, गिनाते आप 5 पे पहुंच गए थे। चलिए, गौरव को आज बोलने की आजादी है। 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गौरव जी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 5 साल में कांग्रेस का संगठन दिल्ली के अंदर कभी इधर और कभी उधर करते हुए दिखाई दिया। अजय माकन पहले अध्यक्ष रहे, राहुल गांधी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अध्यक्ष बनाया। वो इसलिए भाग गए अध्यक्ष पद छोड़ के क्योंकि संजय सिंह को आपने रामलीला मैदान की रैली में बुला लिया था। फिर आपने शीला दीक्षित जी को, जो रिटायर कर गई थी एक तरह से राजनीति से, उनको बाहर से लाए, अंदर किया। मेरे ख्याल से इतना कंफ्यूजन शायद देश के किसी राज्य में कांग्रेस को नहीं रहा होगा जितना दिल्ली में रहा। इतने कंफ्यूजन का कारण क्या था राहुल गांधी जी के मन में? दीपक जी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। हम कोई बीजेपी तो है नहीं कि आडवाणी जी को कह दें आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, मुरली मनोहर जोशी जी आप हरिद्वार चले जाओ। ऐसी हमारी तो सभ्यता है नहीं। सुमित्रा महाजन आप इधर चले जाओ। हमारे यहाँ तो एक ओल्ड का जो एक्सपीरियंस है उसका भी यूज होता है, यूथ का जो जोश है उसका भी यूज होता है, और मेरे जैसे बीच के लोगों का जो दोनों साइड में है उनका भी यूज होता है। यही तो कांग्रेस की आज तक की नीति। बिल्कुल, कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं के नाम है जिन्हें यहाँ लेना आज का दिन मुफीद नहीं है कि जिनको कितना सम्मान मिला है। बहरहाल हर पार्टी में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन बात आज के इस एग्जिट पोल की करते हैं। प्रभात जी, अगर आपको लगता है कि ये गठबंधन भले ही बेमेल था, अगर हो जाता तो ये क्लीन स्वीप नहीं होती, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर दोनों का मिला लिया जाए तो कहीं आप फंसते हुए दिखते कुछ सीटों पर। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को जिंदा रहना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में विस्तार के रूप में भेजा है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। ये कितना भी गठबंधन कर लेते, हमने 50%
हमारा मत आए हमको, हमने उसकी तैयारी की थी। अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों बताया था कि किस तरह से सारे संगठन को उन्होंने जोड़ के पूरे देश में लगाया था, किस तरह की चीजें की गई थी, गांव-गांव तक फीडबैक कैसे लिया जा रहा था। हम 22 करोड़ लोगों को यदि हमने सुविधा दी तो उन 22 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचने की कोशिश की गई। सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, अमित जी के कार्यक्रम, राजनाथ, सारे नेताओं के कार्यक्रम। हम पार्टी चलाते हैं, हम परिवार नहीं चलाते हैं। बेसिक चीज लोग समझिए। गुस्से हो जाते हैं, क्रोध करने लगेंगे, कुछ अनसंट बोलने लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है। चलिए, तो आपकी रणनीति जो है वो कारगर रही। लेकिन मनोज जी, एक सवाल इसमें मेरा है कि एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो विधानसभा चुनाव में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करती है, खुद आधे से ज्यादा वोट शेयर पे कब्जा करती है, आज वो एक सीट नहीं निकाल पा रही है संसद की। हमारी जनता का मोहभंग हो गया है या फिर फंडे क्लियर हैं कि भाई कौन राज्य में चाहिए और कौन केंद्र में? आज जो वोटर है उसे बिल्कुल मालूम है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन में किसे वोट देना है और स्टेट इलेक्शन में किसे वोट देना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम कांग्रेस की 15 साल की उसको पहले की जो परफॉर्मेंस थी उससे कंपेयर करें तो आम आदमी पार्टी उसके सामने कहीं भी टिकती नहीं है। उससे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ और हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में अगर आप देखें तो काफ़ी काम हुए। आम आदमी पार्टी एक फिनोमिना की तरह आई थी और मेरे को लगता है कि अब उसका फ्यूचर क्या है ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी उसके पास कुछ नहीं है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कुछ नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछले इलेक्शन में सारे के सारे एमपी उनके पंजाब से आए थे और हमारा एग्जिट पोल अब ये दिखा रहा है कि पंजाब में भी उसके पास कुछ एमपी नहीं आएंगे। तो ये एक जो फिनोमिना है, ये कैसे, मतलब एक आ गया, लोगों के पास उम्मीद थी, काफ़ी होप थी, ये उस उम्मीद में खरे नहीं उतरे। तो मेरे को लगता है कि इस कारण लोगों ने वोट नहीं दिया। कुर्बान अली जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी जो दूसरे नंबर पे रही थी, ज्यादातर सीटों में दिल्ली में, पंजाब से 4 सीटें जीत के लाई थी, वो अब दिल्ली में तीसरे नंबर पे रह जाए। क्या आम आदमी जैसे फेनोमेनन से जिसकी बात मनोज सर कर रहे थे, दिल्ली की जनता का मोहभंग धीरे धीरे हो रहा है? दिल्ली की नहीं, तो अभी दिल्ली में तो हो ही रहा है। ये तो अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक तरह का रेफरेंडम है कि 2014 में भी हराया बीजेपी ने, फिर 2015 में उन्होंने बीजेपी को साफ कर दिया, 3 पे लाके खड़ा कर दिया और अब ये इलेक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल को साफ कर देगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ दीपक जी, 11 अप्रैल को पहला चरण था, तब से मैं लगातार आपके चैनल पर आ रहा हूँ और मैं कह रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है बीजेपी के फेवर में, जो कि पोलराइजेशन की शक्ल में तब्दील हुआ। और अभिलाष जी इस बात के गवाह हैं। मैं कहता था कि मुझे कोई आदमी नहीं मिलता, जितना मैंने ट्रैवल किया है, जो वो कहता हो कि मोदी इलेक्शन हार रहे हैं या मोदी के खिलाफ कोई बोलता हो। तो एक जनरल परसेप्शन नॉर्थ इंडिया में था, नर्मदा के ऊपर कर्नाटक को इसमें और शामिल कर लीजिए, तो वहाँ मोदी के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग, और मोदी उसमें, बीजेपी नहीं, मोदी अपने आप में एक ब्रांड के तौर पे वो इमर्ज किए। एक जो इसमें एक जो विपक्ष ने पूरा कैंपेन चलाया था मोदी की इमेज को टार्निश करने का, और जिस तरह से बीजेपी ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि मोदी के खिलाफ और मोदी के साथ जो खड़े खड़ा हो ही नहीं पाया जी। और उसके बाद जो बालाकोट के बाद नैरेटिव बदला फरवरी से लगातार, वो गांव-गांव में चला गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, जहां सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही थी और वहां भी पोलराइजेशन हुआ है और इसलिए बीजेपी जीतेगी। तो बस इतनी एक टिप्पणी करके, क्योंकि मुझे जाना है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हार जीत होती है इलेक्शन में, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लेकिन इस इलेक्शन का जो एक हासिल मेरी नजर में है, मैं हो सकता है गलत हूं, कि गॉडसे की जीत हुई है और गांधी की हार हुई। ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि गॉडसे को ग्लोरीफाई किया गया। किसी भी देश का फादर ऑफ नेशन को इस तरह से तो आखिरी चरण में आके किया गया। वो तो आखिरी चरण में उसको माना है, खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं कभी उसको माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद तमाम हम सब ने नेशनल चैनल्स पे देखा और दिखाया गया कि उसने डंके की चोट पर कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कि वो गॉडसे जो था, बाद में माफी भी मांगी, बाद में माफी भी मांगी। अभिलाष जी, वो जब तक एक्शन होगा, अगर मैं मान लूंगा उस दिन कि अगर बीजेपी उसको पार्टी से निकाल दे। मेरा कहना है कि प्रज्ञा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो तो छठे चरण में दिया, 6 चरण तो हो चुके थे, तो उनके ऊपर तो इस गोडसे वाले इशू का कोई फर्क पड़ा नहीं होगा।
तो मैं आपसे मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ कि यदि गांधी जीते हैं, यदि गांधी हारे हैं, गोडसे जीते हैं, तो गोडसे वाला स्टेटमेंट तो छठे चरण के आसपास आया था। छठे के बाद आया, सातवें चरण में आया, छठे के बाद आया, जब सातवें चरण के लिए शाहजहांपुर में प्रचार करी थी साध्वी प्रज्ञा का चुनाव होने के बाद आया। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था, उसी दिन, उसके अगले दिन उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे मेरे श्राप से मारा गया, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उनका 2-3 दिन के बाद पर्चा दाखिल हुआ। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात कि मोदी जी के जो फैक्टर था, मैं कुर्बान जी की बात से सहमत हूं। मेरा उनका एक ही चीज था कि मोदी जी का अंडर करंट है। मैं बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर होके आया, मुझे 15 में से एक आदमी मिला होगा जिसने कहा था कि जिसने ये जो मोदी को वोट नहीं देना चाहता, उन्होंने कहा मोदी को वोट दे रहे। मैंने कहा कि कैंडिडेट कौन है आपका? उन्होंने कहा कैंडिडेट से, यहाँ कैंडिडेट का मामला नहीं है। मैं अपनी बात को इस पॉइंट से खत्म करना चाहूंगा कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही थी और जो विपक्ष के अंतर विरोध थे, आप एक व्यक्ति को हराना चाहते हैं, आप मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ आप जब गठबंधन की बात आती है, मिलकर चुनाव लड़ने की बात आती है, तो आपको नानी याद आने शुरू हो जाती है, आपको अपना जनाधार आना शुरू हो जाता है। तो ये अंतर विरोध नहीं चलेगा। ठीक है, इसी सवाल रिजेक्ट कर देगी। इसी सवाल को लेकर मैं गौरव के पास जाता हूं। गौरव, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप में फंस गए कि उन्होंने इस लड़ाई को मोदी वर्सेस राहुल बनाने की कोशिश की, राहुल ने भी इसको मोदी वर्सेस राहुल बना दिया और आपका फाइनली घाटा हुआ। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी रणनीति की गलती थी? लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पर बोलना चाहूंगा। अगर गोडसे की जीत हुई और गांधी की हार हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को ऐसी हार मंजूर है जहां पे गांधी हारता है, गांधी की नीति हारती है, गांधी की नीयत हारती है। अगर हार को छिपाने के लिए गांधी जी का सहारा तो ना लिया जाए ना। अरे तो सर, मैं हार, अगर वाकई गोडसे जीता है, अगर आप कुर्बान अली जी की बात मानते हैं, तो अगर गांधी हारा है तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो क्यों मान रहा है ये चीज? जी, मैं अपनी दूसरा वाक्य बोलना चाहता हूं कि मेरे को बोला गया कि प्रज्ञा ठाकुर जी ने ये 7वें 6ठे चरण में दिया। अरे किसको नहीं पता बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा? तो आप उस एजेंडे को जनता तक नहीं पहुंचा पाए ना, तो नाकामी तो फिर कांग्रेस की है ना। महापुरुष राष्ट्रपिता कौन है? नाथूराम गोडसे। आपकी पार्टी के रहते हुए गोडसे की विचारधारा जीतती है। अगर एक बार को आपकी बात मान ली भी जाए कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा था पर्दे के पीछे, तो अगर आप उसको तोड़ नहीं पाए तो नाकामी तो फिर आपको लेनी पड़ेगी ना। उसको मानेंगे नहीं गौरव भाई, उसको नहीं मानेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि मैं आपके एग्जिट पोल पे विश्वास मेरा कम है, क्योंकि मुझे गांधी पे विश्वास है। गोडसे जीत ही नहीं सकता। गौरव जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी एक ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला तो आपके साथ ही खड़े हैं ना। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि एक एग्जिट पोल गलत हो सकता है, सारे नहीं। वक्त आ गया है, टीवी बंद करें, सोशल मीडिया बंद करें और सोने चले जाएं। उमर अब्दुल्ला तो आपके साथ ही खड़े हैं और वही बात उन्होंने कही कि एक एग्जिट पोल गलत हो सकता है, सारे नहीं। जी, मैं भी आपको दीपक भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने कई चुनाव देखे होंगे, मुझे आज तक एक चुनाव बता दीजिए, एक चुनाव 1999 से लेके आज तक का तो डेटा मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं। मैंने खुद ने ओपिनियन और एग्जिट पोल्स किए हैं बड़े पैमाने पे पूरे देश में। एक ऐसा पोल बता दीजिए, एग्जिट या ओपिनियन पोल, जिसमें 30% से कम मार्जिन ऑफ एरर हो और एक्चुअल और जो प्रेडिक्टेड हो। नहीं होता है। ठीक है, 72 घंटे के लिए हम भी आएंगे टीवी चैनल पे, अपनी बात कहेंगे, आपके दर्शक समझेंगे और हमारे विपक्षी दल भी आएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनको। ठीक है गौरव, हम फिर आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हमको अब बताना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी क्या हालात थे, वेस्ट बंगाल में किसको कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हाजिर होंगे हिमानी के साथ।